अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। हम तो रोजाना ये बात करते हैं कि ऑपोजिशन का बयानिया क्या है और उसका काउंटर बयानिया हुकूमत क्या दे रही है, लेकिन आज तो हुकूमत ने वो काम किया जिसका खुद ऐलान वजीर आजम पाकिस्तान ने किया। मईशत की तेज़ रफ्तारी के लिए उन्होंने एक तारीखी पैकेज की अनाउंसमेंट की जो कि सनतकार के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, यानी सनतों के लिए हमारी। उन्होंने कहा पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम ले जाना चाहते हैं और इसके हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो एक बहुत खुसूसी ऐलान करने जा रहे हैं कि जो कभी भी नहीं हुआ माजी में, यानी SMEs के लिए उन्होंने ऐलान किया कि जो इजाफी बिजली है उस पर 50% रियायत की जाएगी। इसी तरह पूरी जो सनतें हैं उसे 25% बिजली पर छूट दी जाएगी, इजाफी बिजली पर। इसके साथ साथ उन्होंने और भी मईशत के इंडिकेटर्स बताए जिसमें उन्होंने कहा कि बड़ी खुशखबरी है, वो आज बहुत खुश हैं वजीर आजम पाकिस्तान, जिसमें मोटरसाइकिल्स की जो सेल्स है उसमें इजाफा हुआ, गाड़ियों की सेल्स में इजाफा हुआ, सीमेंट की रिकॉर्ड सेल्स का उन्होंने जिक्र किया, फॉरेन रेमिटेंसेस की जो पॉलिसी है वो किस कदर जो है वो सक्सेसफुल साबित हुई। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि 4 महीनों में 1000 अरब से ज़ायद के टैक्सेस जमा किए गए और उनका मकसद यही था कि जब मईशत की रफ्तार तेज़ हो रही है तो ऐसे में ये जो इनका पैकेज है इससे मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। जब मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो वजीर आजम का कहना था कि जो इतने सारे कर्जों के अंबार हैं उनको अदायगी में जो है वो आसानी भी होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। और हाँ, उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी बताया कि वो भी बड़ी तेजी से आगे जा रही है। इसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि मईशत को बड़ी मुश्किल से संभाला है और पाकिस्तान बर्रे सगीर में उन ममालिक में से है जो कि सबसे पहले कोरोना से बाहर आने में कामयाब हुआ, यानी तेजी से बाहर आया और एक्सपोर्ट्स में भी बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। लिहाजा सनतों को, कारोबारी सरगर्मियों को और तालीमी इदारों को कोरोना की दूसरी लहर में बंद नहीं किया जाएगा। अलबत्ता उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सख्ती से जो प्रिकॉशंस हैं यानी एहतियाती तदाबीर हैं कोरोना बारे, उन पर अमल दरामद करें। इसके साथ साथ जाहिर है महंगाई और गवर्नेंस के हवाले से जितना इस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, खुसूसन अपोजिशन की तहरीक के आगाज से ही, क्या आज का जो ये पैकेज का ऐलान है या इस तरह के इकदाम हैं उससे अपोजिशन की जो तनकीद की तोपें हैं वो थोड़ी ठंडी होती नजर आ रही हैं, और क्या ये ऐलान जो है वो जो है अपोजिशन की तहरीक के बयानिए को थोड़ा काउंटर भी करेगा। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के मेंबर हैं एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। और हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ खटक साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। जो खुसूसी पैकेज के जो ऐलानात आज किए गए हैं, आपके ख्याल में, और जो मईशत के इंडिकेटर्स भी बताए गए, आपके नज़दीक ये अपोजिशन की तहरीक जो है इसको कमज़ोर करने में जो है वो मददगार साबित होंगी ये ऐलान? और जाहिर है इससे रिलेटेड जो अच्छी चीज़ें होंगी अब जिसका जिक्र किया है वज़ीर आज़म ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नादिया। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं अपोजिशन की तहरीक की तो हमने हमेशा ये कहा है कि हमें इनकी तहरीक से या अपोजिशन से कोई मसला नहीं है। हमारा चैलेंज जो है, हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला मईशत से है। अच्छा, मैं समझता हूँ आज बड़ा तारीखी दिन है और वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया है उससे पूरी मईशत पे इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखें कि जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी इंडस्ट्री चलने से आपके एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, आपके प्रोडक्शन में इजाफा होगा। और ये जो बिजली जिस तरह से ऐलान हुआ है, यानी आपकी जो कॉस्ट प्रोडक्शन है, हमेशा से ये बात होती है कि वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री नाकामी का शिकार होती है। तो एक तो वो कॉस्ट प्रोडक्शन में कमी आएगी। दूसरा ये कि हमारे मंशूर में आपने जैसे सुना था कि हम कहते थे बेरोजगारी जो है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो इससे रोजगार के मौके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो पूरी तरह ये है कि ये जो हमारा आज का दिन है, ये जो आज का प्राइम मिनिस्टर का पैकेज है, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत के लिए एक
ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। ताज़ा हवा का और झोंका, अच्छा अच्छा, आगे चल के न बात सिर्फ करेंगे ना इसमें खटक साहब, आगे चल के बात करेंगे। आप इसको कहते हैं ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। जो माहिर माशियात हैं हमारे साथ शाहिद हसन साहब, आपको भी लगता है कि ये बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है, बड़ा मुश्किल स्टेप? जैसे हमाद अजहर साहब ने कहा था, इट वाज नॉट इजी टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस टू दिस एक्सटेंट कि आप 25% और 50% एसएमईज को दे दें बिजली के निर्खों में। क्या वाकई इसमें बड़ी, अब हम देखेंगे रोज़गार के मौके, खुशहाली, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलेगा, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और बड़ा कंपटीशन हेल्दी हो जाएगा पाकिस्तानी बरामदात का? बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मकासद बताए हैं और जो बातें की हैं वो इतनी खुशाइन हैं जिसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, हर पाकिस्तानी चाहता है। लेकिन अगर मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं पूरी जिम्मेदारी से कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बातें उनके मुशीर बता रहे हैं आगे पीछे, वो दुरुस्त नहीं होती। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट से मैं बात करूंगा अभी, एक लफ्ज भी मेरा बाहर नहीं होगा। उसके मुताबिक हमारी शरह नमू 2018 जो इनको विरसे में मिली थी उससे बहुत नीचे है। हमारी टैक्सों की वसूली 2018 में जब पाकिस्तान में टर्माइल था उससे बहुत नीचे है। हमारा बजट खसारा, जो इनकम एक्सपेंडिचर का फर्क होता है, वो उससे बहुत ज्यादा है जो इनको विरसे में मिली थी। जो महंगाई में इन्हें विरसे में मिली थी उससे दुगनी है। बरामदात बढ़ी है नहीं है, बरामदात गिरी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, आज दाऊद की जो है वो स्टेटमेंट दी है, बरामदात हमारी गिर गई है। बैरूनी सरमायाकारी हमारी बेतहाशा गिरी है। भाई इतनी बड़ी वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं विद सच इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, जिम्मेदारी के साथ वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। एंड ही कंपेयर्ड इट नून लीग के पीरियड से, उन्होंने कंपेयर किया और कहा कि उनकी एक्सपोर्ट्स तो गिरी थी, हमारी तो बढ़ गई हैं। देखिए, सारी दुनिया में लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मैं जो जुमले बोलूंगा वो स्टेट बैंक के और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। मैंने तो आपको जो बताए हैं कि बरामदात हमारी गिरी हैं, हमारी बैरूनी सरमायाकारी जबरदस्त गिरी है। अगर मैं आपको बता दूं 2018 में आई थी $5 अरब, इन 2 वर्षों में आई है $2 अरब। अब मैं उसको कैसे चैलेंज कर दूं अगर वो कह रहे हैं रुपए की कदर 40 रुपया जो है गिरी है फी डॉलर, जबकि उससे पहले 10 वर्षों में जो है 5.5 गिरी थी। टैक्सों का जीडीपी का तनासुब गिरा है। स्टेट बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये कह रहे हैं। सर्कुलर डेट जो 1200 अरब रुपए का था वो 2250 अरब यानी तकरीबन दुगना हो गया। महंगाई जो थी 4.6 थी, अब ये खुद कह रहे हैं कि 9%। तमाम आदाद शुमार हुकूमत और स्टेट बैंक के हैं। ओके, सो इंडिकेटर्स के हवाले से आपने बता दिया कि जो हुकूमत के आदाद शुमार हैं वर्सेस व्हाटएवर द प्राइम मिनिस्टर एंड द टीम ऑफ मिनिस्टर्स वर सेइंग। बट हैविंग सेड दैट, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो आज का ऐलान है उससे तो बेहतरी देख रहे हैं ना, फिर इंडिकेटर्स शायद बेहतर हो जाएं। देखिए, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मेरी ये क्या हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा हो जाए। लेकिन देखिए ना, ये कोई सियासत तो नहीं है। मेरा आपकी खिदमत में अर्ज ये करना है कि जब आपने कंसेशन दिए, आपका IMF का प्रोग्राम फरवरी से अब तक सस्पेंडेड है, वो नहीं दे रहे हैं आपको। वो ये कह रहे हैं कि जी आप वहाँ नए टैक्स लगाएं, रुपए की कदर गिराएं, ये सब करें। तो आपने चंद हफ्तों में ये तय होने वाला है, उससे चंद हफ्ते पहले ये बता दिया। जो टैक्स चोरी करते हैं, कौमी दौलत लूटते हैं, जो बाहर सरमाया भेजते हैं, मैं साबित अभी आपको करने वाला हूँ। एक जुमला बोल दूं, दुनिया की तारीख में, दुनिया की और पाकिस्तान की तारीख में कौमी दौलत लूटने वालों को इतनी मराहत नहीं दी जितनी इस हुकूमत ने दी। माइक्रो फाइनेंसिंग इज व्हाट यू वांट द गवर्नमेंट टू लुक एट रादर देन। नहीं, माइक्रो फाइनेंस विद द सपोर्ट ऑफ एहसास प्रोग्राम। वहाँ से इक्विटी लाएंगे तो वरना नहीं मिलेगा उनको। इससे मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। जो टोटल बैंकों के कर्जे हैं उसका सिर्फ 2% देना पड़ेगा, लाखों लोगों को 2 साल में कारोबार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो रहा है। आपके साथ एक नशिस्त रखेंगे क्योंकि चौधरी जाफर इकबाल साहब जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो ये शिकायत करती आई है कि पंजाब की इंडस्ट्री का पहिया जाम हो गया। मुल्क की मईशत का तो जिक्र करती ही है, लेकिन आज के जो तारीखी ऐलान हुआ है उससे किस हद तक चौधरी जाफर इकबाल साहब समझते हैं कि वाकई पंजाब में जो छोटा सनतकार है उसे खुशी महसूस हुई होगी और ताज़ा हवा का झोंका, जैसे कि खटक साहब ने कहा है, वो साबित होगा। जाफर साहब, बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू दिस, मैं ब्रेक ले लेती हूँ ताकि कता कलामी ना हो सके और तफसीलन आप इसका जवाब दे सके। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे और वापस आने के बाद
हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, उस बात पर भी जो खट्टक साहब ने फौरन रद्द कर दी कि ऑपोजिशन की तहरीक के नतीजे में इस तरह के पैकेजेस नहीं आ रहे, बल्कि ये पीटीआई के मंशूर में था, इसलिए वो मंशूर पर अमल दरामद करते नजर आ रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अताउल्लाह खट्टक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और दोस्त मोहम्मद कोसर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं। हमारी गुफ्तगू आज उस तारीखी पैकेज के हवाले से है और इसी के हवाले से कि क्या यही वो सही तरीक़ाकार है, यही वो हिकमत अमली हुकूमत की होनी चाहिए ताकि ऑपोजिशन के जो भी बयानियाँ हैं हुकूमत मुखालिफ, उसको काउंटर करने के लिए एक परफॉर्मेंस और एक गवर्नेंस, यही वो चीज़ें हैं जो हुकूमतों को आगे लेकर जाती हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, वाकई सनतों का पहिया चलेगा। आप लोगों की शिकायत रही थी कि छोटे सनतकार हों, बड़े सनतकार हों, ताजिर बरादरी हो, रोती रहती है, मईशत का पहिया जैम हो गया। अब तो उन्होंने बता दिया कि तेज़ रफ्तारी से आगे जा रही है। सारे इंडिकेटर्स भी आज उन्होंने अनाउंस किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बहुत शुक्रिया। मैं कोई 2.5 दर्जन के करीब ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, और कोई 250-300 ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बाद ये कहा गया कि जी ये ताज़ा हवा का झोंका होगा और मुल्क के अंदर अभी जो कल सुबह नमूदार होगी, अभी तो गुरूब आफ्ताब की तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर नदियाँ जो है वो बह रही होंगी, दूध और शहद की, खेत लहलहा रहे होंगे, चिमनियाँ धुआं उगल रही होंगी, मैं और आप बिजली के आधे बिल हो गए होंगे, वो खुशी खुशी जमा कराने जा रहे होंगे। आज जिस पैकेज के बारे में आपने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई ये सारी चीज़ें सुन के, और मोहतरम रुकन कौमी असम्बली खट्टक साहब की ये बात सुन के कि ये ताज़ा हवा का झोंका होगा। पहला ताज़ा हवा का झोंका तो 2018 के इंतखाबात के बाद जो हमें ये तोहफा मिला पीटीआई की हुकूमत का, वो था, और 2.5 साल से वो अभी ताज़ा ही है, मुरझाने की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। फिर उसके बाद हमें एक तोहफा मिला कि जी बिल्डिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हमारे होते हुए हमारा जुर्म था, हम उसे जब प्रमोट कर रहे थे, तो जनाब इमरान खान नियाजी साहब ने कहा जी बस अब देखिए ये 50 लाख घर तो हुकूमत देने चली है, और उसके अलावा जितना बड़ा इनकलाब होगा वो भी इसी तरह का पैकेज अनाउंस हुआ था। वजीर आजम हाउस में एक नशिस्त हुई थी, बहुत सारे लोगों को मदऊ किया गया था, और बहुत सारे मीडिया पर्सन उसके ऊपर शाम के वक्त में बड़ी गुफ्तगू फरमा रहे थे। और मुझे अभी तक इंतजार है कि वो पहला घर, ओनली अ सिंगल, एक घर, कोई 3 मरले का, 5 मरले का, 4 मरले का किसी के हवाले किया होता कि यहां से हमने आगाज किया है और हम 50 लाख तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद मुझे ये पता चला कि जी मुल्क के अंदर मामलात को बेहतर करने के लिए मेरिट का यहाँ पे जो है वो बहुत जोर शोर है, और तमाम चीजें मेरिट पे होंगी और कहीं कोई झोल और कमी नजर नहीं आएगी। अभी तक मेरिट की धज्जियां जिस तरह से बिखर रही हैं वो सबके सामने हैं। फिर ये हुआ कि सिविल ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठा किया गया, उनसे गुफ्तगू हुई और कहा गया जी हम तो बिल्कुल यूं सीधी सिमत चलना चाहते हैं और हमने ये सारे मामला दुरुस्त करने हैं, और अभी तक कोई एक बता दीजिए जगह जहां किसी ऑफिसर को 4-6 माह से ज्यादा किसी ने टिकने और बैठने दिया हो। तो चौधरी साहब, क्या आप हर इंडिकेटर की नफी कर रहे हैं जो आज बयान किया? नहीं, मैं नहीं कर रहा नादिया, मैं नहीं नफी कर रहा, मैं तो तलाश कर रहा हूं कि मुझे वो ब्यूरोक्रेसी में तसलसल, मुझे वो इंतजामी अमूर में बेहतरी, मुझे वो 50 लाख घर बनते हुए, मुझे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी बाकी इंडस्ट्री है वो फैलती फूलती कहीं नजर आती। फिर अभी हाल ही में बहुत सारे 1000 अरब का, कितने अरब का कराची को पैकेज दिया गया, बहुत शादियाने बजे। 2 दिन पहले आर्मी चीफ साहब गए और वो कह के आए कि जी हम कराची के हालात बदलेंगे, और तीसरे दिन जनाब सिलेक्टेड इमरान खान नियाजी साहब गए और वो पैकेज दे के आए, और ये नहीं बताया कि ये बजट, ये पैसा कहां से आना है। और अभी आज का पैकेज जो दिया है, ताजा हवा का झोंका कहें, वो पाकिस्तान में पहली दफा कहें, तारीखी कहें, इनकलाबी कहें, लेकिन बात यह है वो जो बिजली सस्ती करनी है उसके लिए आपने पैसा कहां से ला के देना है? टैक्स आपने इकट्ठा कर रहे, इसलिए आपने कहा था कि जब हुक्मरान चोर हों तो लोग टैक्स नहीं देते, और पता चला कि 2 साल में, 2.5 साल में
टैक्स कलेक्शन नीचे जा रही है। ओके। अब ये कितनी ताजा हवा के झोंके हमें दिखाएंगे कि वो ये क्या किसी ने कहा था। आपने जो पॉइंट उठाया बड़ा वैलिड नादिया, है। एक शेर वो किसी ने शायद इन्हीं के लिए कहा था कि ताजा हवा के शौक में ए साकनाने शहर इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। सुभान अल्लाह। अच्छा, जरा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब से भी उनके ओपनिंग रिमार्क्स पहले मैं ले लूं और उसके बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ऑपोजिशन ज़ाहिर मुखालफत करती है खोसा साहब, और भरपूर तरीके से करती है। जाफर इकबाल साहब ने सारे पैकेजेस का भी जिक्र कर दिया है, जरा खटक साहब से इस पर भी पूछेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर वाकईतन इस पैकेज पर अमल दरामद हो जाता है तो हमारी सनतें चलेंगी, सनतें चलती हैं तो ज़ाहिर है खुशहाली आती है। और पंजाब में तो सनतें बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स की सनतें भी हमारे पास बड़ी ज़्यादा हैं। फिर ज़ाहिर है साउथ में आ जाएं अगर आप कराची में, तो यहाँ भी सनतों का पहिया, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी बड़ी खुशियाँ मना रही हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी ना, सो यू कैन कम्पीट। सो इज़ दिस नॉट ए गुड डिसीजन अगर ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए कि ऐलानात तो पहले दिन से बहुत से होते रहे, उन पे अमल दरामद कितना हुआ ये आपके हमारे और पूरे पाकिस्तान के सामने है। इंडस्ट्रियल रिलीफ के बारे में बात की गई, कितनी इंडस्ट्रियल रिलीफ पिछले 2 साल सवा 2 साल में मिली वो आपके सामने है। काश्तकारों के लिए, फार्मर्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिलीफ की बात की गई, कितनी रिलीफ मिली फार्मर्स को और उसके जरिए फिर कितनी रिलीफ मिली पब्लिक को, ये आपके सामने है। जिस तरह से जाफर इकबाल साहब मेरे भाई फरमा रहे थे कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, ये भी बहुत बड़ा ऐलान था, कोई छोटा ऐलान तो नहीं था, बहुत बड़ा ऐलान था। कितनों को घर मिले, कितनों को नौकरियां मिली, ये आपके सामने है। नौकरियां मिलने की तो कुजा की बात है, नौकरियों से लोगों को हाथ धोना पड़ा है पिछले 2 सवा 2 सालों में। और आप इसको सरन जो है वो कोरोना के साथ लिंक नहीं कर सकते कि कोरोना की वजह से बदहाली हुई, मईशत की बदहाली हुई और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ी है। पिछले 2 सवा 2 साल की गवर्नमेंट की रवेश, गवर्नमेंट की कारकर्दगी, इनकी पॉलिसीज की वजह से जितने लोग बेरोजगार हुए हैं उसका किसी को अंदाजा है आज के हवाले से, आज के वक्त में? ओके, बिल्कुल। ये बिजली की कमी की बात करते हैं कि बिजली की कीमत में इन्होंने कमी की है। सवा 2 साल बाद इनको याद आया है कि बिजली की, इंडस्ट्रियल बिजली की पर यूनिट जो कीमत है उसमें कमी करनी चाहिए। चलिए, आ गया ना, देर आए दुरुस्त आए वाला समझ लीजिए ना आप। नहीं, अब तो वक्त ही नहीं है ना जी इनके पास, अब क्या करेंगे ये लोग? क्यों, किस चीज का वक्त नहीं है? जो ऑपोजिशन अपनी तहरीक चला रही है। गुजारिश ये है कि जो बेड़ा घर की इन्होंने करनी थी एक्सपोर्ट्स के हवाले से हो चुकी, इंडस्ट्री के हवाले से हो चुकी। आप किसी भी चेंबर को उठा के देख लें, उनसे आप राब्ता करें, उनसे पूछें कि आप अपने हालात तो बताएं। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जो हैं उनसे पूछें, आप अपने हालात तो बताएं। वो आपके सामने जो अपनी आओ फरियाद करेंगे आपको पता लगेगा कि हुकूमत की पॉलिसीज ठीक थी या गलत। अच्छा, खटक साहब से जरा पूछ लेते हैं ना कि मेरे दोनों जो ऑपोजिशन के मेहमान हैं खटक साहब, कुछ वैलिड पॉइंट्स बड़े हैं। अगर वाकई ये जो ऐलानात हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन का, उससे एलाइड इंडस्ट्री, 40 इंडस्ट्रीज इसका जिक्र किया गया, कराची पैकेज जो तक के इंतहाई तारीखी उसे करार दिया गया, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है अभी तक, नज़र तो नहीं आ रहा। तो ये पैकेजेस महज सिर्फ ऐलानात रह जाते हैं और अगर वाकई काम हो रहा है तो लोगों में वो मैं कहूँगी वो खुशहाली का उनसर आपको क्या नज़र आ रहा है कहीं? देखिए नादिया, इनकी जो परेशानी है ना वो तो हम समझ सकते हैं। अच्छा। और इनकी परेशानी ये है कि इन्होंने 3 जलसे किए। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में एक में बता रहा था कि 3 जलसे किए इन्होंने पाकिस्तान के असास पे हमला किया। इन्होंने वहाँ पे ये जिक्र नहीं किया कि जी महंगाई बहुत बढ़ गई और ये इन्होंने तबाही मचाई और ये हुआ और वो हुआ। मेरे भाई कह रहे हैं कि इनके पास 2 साल का अरसे में इन्होंने क्या और अभी इनके पास वक्त नहीं है। मुझे बताएं, जब हम बात करते हैं ना कि आप पिछले 30-40 साल से हुकूमतों में हैं, आपने तबाही इतनी पेरी है। एक मैं आपको बताता चलो, ये जो बिजली महंगी है या जो IMF के पास हम गए या जो IMF का प्रोग्राम हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये हमने अपने जात के लिए किया है? क्या हमने तबाह किया इदारों को? क्या इमरान खान ने करप्शन किया है? क्या आपको इमरान खान की ईमानदारी का शुबा है? से क्या लिंक है इसका? देखे,
ہاں میں بتا رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ آج اگر پچھلے 5 مہینے میں اگر روپے کے قدر میں استحکام آیا ہے, بہتر ہوئی ہے, تو یہ اسی کا نتیجہ ہے. اگر آج یہ پیکج ہم نے اناؤنس کیا, یا جیسے ہاؤسنگ کا انہوں نے بتایا, کنسٹرکشن انڈسٹری کا, یا کراچی پیکج کا, یہ جو پیکجز ہوتے ہیں, اعلانات ہوتے ہیں, اس پہ عمل درآمد ہوتی ہے بعد میں. ایسے نہیں ہے کہ جیسے اعلان ہوا اسی پہ عمل شروع ہوا. کراچی پیکج پہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. کراچی میں اب میں آپ کو صرف کراچی کا ایک بتاؤں کہ 300-350 ارب روپے سے سرکولر ریلوے پہ کام ہو رہا ہے, اور وہ آخری مراحل میں اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر سرکولر ریلوے چلنے لگے گی کراچی میں؟ کچھ چیزوں میں جیسے K4 کا منصوبہ تھا. میں کراچی میں ہی ہوں خٹک صاحب. جی میں یہیں پر ہوں. میں آپ نے الحمدللہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوں, لیکن سرکولر ریلوے کب سے چلنے والی ہے یہ بتا دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ سرکولر ریلوے کی زمین پہ سارا قبضہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا. اس کو چھڑا رہے ہیں, اس میں مسائل ہیں. اچھا اس میں ایسے ہے کہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اب ہم کیا کریں کہ فوری طور پر لوگوں جو ہے بے گھر کر دیں, اور وہاں سے ایک اور شور شروع ہو جائے گا کہ جی لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. اس کو باقاعدہ سے طریقے سے ہٹایا جا رہا ہے. اس کے لیے جگہ ٹھیک ہے, چلے وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ون پروجیکٹ اوور ہیئر, لیکن عمومی طور پر نا خٹک صاحب وہ خوشحالی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیے آج جو ہم آج کی بات کر رہے ہیں, جو آپ نے کہا جو اعلان ہوا ہے, آج ہم صرف پی ٹی آئی والے یا حکومت بیٹھ کے اس کی تعریف کر رہے ہیں, یا تاجر برادری میں اس کو بہت پازیٹیو لیا جا رہا ہے اور اس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ آج عام جو لوگ ہیں, آپ نے کوئی سٹیپ تو لینا ہوتا ہے نا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ انہوں نے بڑے بڑے منصوبے کیے, بڑا انہوں نے زبردست چلایا, تو آج ملک تباہ حال کیوں ہے, آج ملک میں ہر طرف بربادی کیوں ہے؟ آپ ان کا صرف یہ دیکھیں, میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہنا ہے کہ جی معیشت برباد ہو گئی اور مہنگائی ہو گئی اور لوگ نکلیں گے. ان کے ساتھ لوگ نکلیں گے نہیں. انہوں نے یہ اس حد تک کیوں چلے گئے کہ انہوں نے آرمی کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, انہوں نے اداروں کو بڑے اچھے پیکیجز کے اعلان کرتے ہیں, ریڈیکل سٹیپس لیتے ہیں, مشکل حالات کے اندر فیصلے کرتے ہیں, لیکن اس کے ثمرات عوام تک کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں اس کے ایک شاید حسن صاحب نے پچھلی بات کی نا کہ لوگوں کو انہوں نے بیکاری بنا دیا. مجھے آپ بتائیں کہ جس طرح سے کووڈ میں ہوا تھا, آپ لوگوں کو فوری ریلیف نہیں دیتے تو کیا حال ہوتا ملک کا؟ وہ نہیں دینا تھا. غریب جو دیہڑی والے لوگ ہیں ان کو آپ نے ٹھیک ہے, آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کی ہر ایک چیز کے پیچھے آج جو ہم سٹیپ لے رہے ہیں اس کے ثمرات آئیں گے. اس کے ثمرات جو ہیں جب یہ انڈسٹری چلے گی, جب لوگوں کا روزگار بڑھے گا, جب پروڈکشن بڑھے گی, تو اس کے ثمرات بالکل آئیں گے. جعفر اقبال صاحب کیا کریں گے؟ آپ اور آپ کی ساری جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی کس چیز پہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے حکومت کو؟ آپ ان کی گورننس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, مہنگائی کے پیچھے پڑے تھے. ظاہر ہے جب روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں, there is nothing left for you to criticize this government. جی مجھے دو اپنے بھائی کی باتوں کا, ایک تو انہوں نے کہا کہ جی جلسوں میں ہم اداروں پہ تنقید کرتے ہیں, ہم نے مہنگائی کی اور بد انتظامی کی بات نہیں کی. تو گجراں والے جلسے میں تو میں بنفس نفیس میزبان تھا اور موجود تھا. قائد محترم میاں محمد نواز شریف نے سوال جو پوچھے وہ یہ تھے کہ بھئی اس ملک کی گندم کہاں ایکسپورٹ ہوئی اور آٹا 33 روپے سے 70 روپے کیوں آ گیا, اور ساتھ یہ ضرور کہا کہ میں یہ بات عمران خان سے نہیں پوچھتا, بس ٹھیک ہے چودھری جعفر اقبال صاحب, میں لانے والوں سے پوچھتا ہوں. آپ بالکل. اگلی بات انہوں نے کہی کہ چینی چوری ہوئی اور 45 روپے سے 105 پہ چلی گئی. عمران خان تم مخاطب نہیں ہو, تمہیں لانے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے مطابق فیض آباد دھرنا کرانے والے اور وہ جو تبدیلی کے سال کی یونیفارم بات کرنے والے میجر جنرل آصف غفور صاحب تھے, اور تب آرمی چیف اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اداروں کو نہیں, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, آپ کی بات میں نہیں بولا, حوصلہ اب آپ دیکھیں کہ لانے والے کون لانے والے, عوام لانے والے اور کون لانے والے. جعفر اقبال صاحب آپ لوگ سوال کر رہے ہیں, جو کچھ گراؤنڈ پہ اس وقت ہو رہا ہے ان کے ہاتھ میں ہے نا. میاں نواز شریف صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ پنجاب کے اندر 2 سال کے اندر 6 آئی جی اور 6 چیف سیکرٹری تبدیل کرتے ہیں, بھائی ہمارا حق ہے ہم تبدیل کریں گے. آپ سن لیں کھٹک صاحب, حوصلہ کریں. پھر میاں نواز شریف صاحب نے یہ پوچھا کہ ہم نے جو منصوبے بنائے اور چلائے تھے اس میں اورنج لائن کا انہوں نے مجبوراً چلایا, اور جو ان کا اپنا لگا ہوا ہے بی آر ٹی کا وہ ان سے چل. یہ سوالات تھے جو میاں نواز شریف صاحب نے پوچھے, اور پبلک نے رسپونس کیا کہ ہاں
ये जो बैठे हैं ये तो चाबी वाले खिलौने हैं, लेकिन और वो हम पब्लिक जो चाबी है देने ज़ाहिर है वालों 22 से करोड़ पूछते आवाम हैं। तो नहीं है ना चौधरी जाफर इकबाल साहब, जलसों में होता है, पब्लिक रिस्पॉन्ड करती है, लेट्स गेट दिस ऑन अ जी सीरियस करती नोट। है। देखिए अब ये फिर भी अगली तो खटक कोशिश साहब ने कर रहे बात हैं की, ना। सुन लीजिए नादिया, सुन लीजिए। खटक साहब ने कहा कि हम बड़े बड़े मंसूबे बना के चले गए, अगर ना बनाते तो आज ये हालत ना होती। हाँ, हमने था कोट से लेके सखर तक का फासला आसान किया, और आप मईशत किसे जो जिसको ये और वो गिरवी रख दिया, समझते मोटर में हैं, गिरवी रख दिया, जिसको एयरपोर्ट ये- गिरवी रख दिए। खटक साहब आप बात कर रहे थे, ठीक मैंने है। सुनी, अगर आप नहीं सुन सकते अच्छा, नहीं, अच्छा, आप गलत बात कर रहे हैं ना। अब मुझे आप मुझे गलत मुझे बात ब्रेक कर रहे लेने हैं। दो, ब्रेक देखिए, लेने इस तरह दीजिए, ये ब्रेक नहीं लेने चलेगा दो। साहब, आप कि आप ब्रेक ले मिलाने लेते वाले। हैं। वी आर नाउ टेकिंग अ ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मेरे तीनों मोहतरम मेहमान मेरे साथ हैं। दोस्त मोहम्मद खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी जाफर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। देखें, क्योंकि ये आखिरी सेगमेंट है, अगर आप लोग सब अपने अपने वक्त पर बोलें, बीच में ना बोलें, तो लोगों को भी समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है। मैं खोसा साहब ये एहतराम हम तो करते हैं, लेकिन मैं लाइव ये कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, हम ये एहतराम करते हैं, और अगर कोई हमारा एहतराम नहीं करेगा तो फिर मैं माजरत चाहूंगा, ऐसे प्रोग्राम में मैं नहीं बैठ सकता। देखिए नादिया, बात यह है कि हर खटक चीज की साहब- एक लिमिट होती है। खटक अगर साहब- आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो मैं बोलूंगा। अच्छा, नहीं, जब नहीं, लिमिट आप- क्या? जब एक आप सेकंड जिनकी रुक जाए नर्सरी ना, में खटक फल साहब, रहे एक थे, मिनट, एक जिनकी मिनट। नर्सरी में फल रहे थे, आज आपकी मर्जी नहीं चली, आप हुकूमत में नहीं आए, खटक तो साहब- आप इदारों को गालियां देंगे, खटक ये नहीं साहब, चलेगा। आप लोग प्लीज जरा तहम्मुल से काम लें। मुझे आप लोगों से बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल करने, लोग जानना चाहते हैं। आपने अपने मंसूबे बता दिए कि आपने क्या ऐलान किया। जाफर इकबाल साहब बता रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत में क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। ठीक है, अब नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। खोसा साहब, आपकी तरफ पहले आऊंगी और फिर आऊंगी अपने बाकी दोनों मेहमानों की तरफ। मुझे ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि हुकूमत के लिए ये बड़ा चैलेंजिंग है, और किसी भी हुकूमत के लिए ऑपोजिशन से निमटने की जो हिकमत अमली होती है वो महज सिर्फ तर्जुमानों की फौज से नहीं हो सकती, बल्कि गवर्नेंस से होती है। और इनके पास चैलेंजेस जाहिर है, मईशत भी है, महंगाई भी है, और अगर ये गवर्नेंस को दुरुस्त करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑपोजिशन जो है उसके लिए मुश्किल होगी ये तहरीक चलाना। फिर नादिया देखें, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं वो तो तकरीबन जब से पाकिस्तान की तख्लीक हुई है तब से जो हुकूमत बनती आई है उसके लिए इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान की तारीख में हालिया वक्त तक। असल बात है कॉम्पिटेंस की। अगर आपके पास कॉम्पिटेंस होगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नेंस भी ठीक होती जाएगी। ओके, नाउ व्हेन आई से दिस, आप खुद जरा आप इस वक्त कराची में तशरीफ फरमा हैं, लेकिन अगर आप देख सकें कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस नाम की कोई चीज आपको कोई गवर्नेंस नजर आती है, कोई हुकूमत नजर आती है? आपको बलूचिस्तान के अंदर कोई गवर्नेंस कोई हुकूमत नजर आती है? आपको KPK के अंदर कोई गवर्नेंस या हुकूमत नजर आती है? तनकीद ले दे के होती है सिंध के ऊपर, और जिस वक्त ये सिंध के ऊपर तनकीद करते हैं जहाँ पे एक अपोजिशन की जमात की, मेरी जमात की वहाँ पे गवर्नेंस है, मुझे ये बताएं कि फ्रॉम डे वन, सिंस द डे दिस गवर्नमेंट टुक ओवर, PTI की और उनके एलाइज की, सिंध के साथ इनका रवैया क्या रहा, सिंध गवर्नमेंट के साथ इनका रवैया क्या रहा? दूसरी बात यह है कि इस वक्त गवर्नेंस और कॉम्पिटेंस के साथ रिलेटेड बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज अशाए खुर्दोनोश से लेके और कंज्यूमर एंड तक जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इस वक्त जो प्राइस की सतह है वो अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हुई है। ओके, आप शुगर ले लें, आप फर्टिलाइजर ले लें, आप फ्यूल ले लें, आप इलेक्ट्रिसिटी ले लें। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जो हैं वो 18 रुपए पे पहुंचे हुए हैं, फ्यूल के रेट 102 103 रुपए पे पहुंचे हुए हैं, फर्टिलाइजर जो है आपको लगता है आज कि मार्केट के अंदर 4000 पे मिल रही है, शुगर आपको जो है वो 106 से 115 पे मिल रही है। यानी किस गवर्नेंस की बात करें? ये कल परसों प्राइम मिनिस्टर साहब गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे गए हुए थे। मुझे आप ये बताएं, वहां पे और चंद दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। ये एक गवर्नमेंट के सरबराह हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वाज़े तौर पे ये हिदायत हैं कि कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो है वो ऐसी जगह पे अपनी मौजूदगी जाहिर नहीं कर सकता जहाँ पे इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो चल रहा हो। हमेशा ही होता है। और वहाँ पे जाके वो ऐलान करते हैं कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। मुझे ये बताएं, जिस दिन ये हुकूमत में आए थे उस दिन इन्होंने ऐलान किया था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। चले, वी 2.5 साल तकरीबन होने जा रहे हैं, 2.5 साल के अंदर जनूबी पंजाब को सूबा बन नहीं बहुत सका। कम है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह से ये सूबा बनाएंगे? मैं मुझे आखिरी ये बता सवाल दें। आप दोनों मोहतरम मेहमानों से पूछूंगी। चौधरी जाफर इकबाल साहब, पहले आपकी तरफ आती हूँ ताकि फिर इसका रिस्पॉन्ड कर सकें। लेट्स कीप इट शॉर्ट बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल
little time. آپ کو لگتا ہے ایک کمپٹنس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی, آپ لوگ بھی اہلیت کے اوپر بڑے سوال اٹھاتے ہیں, اس سے زیادہ ود ان پاکستان تحریک انصاف جو ظاہر پارٹیوں میں سازش ہوتی ہے, لابیز کام کرتی ہیں, وہ زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے. جیسے کل ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہوئی کہ چوہان صاحب کو ہٹا دیا گیا, فردوس عاشق اوان صاحبہ کو لے آیا گیا. اسی طرح سندھ کے اندر بھی ہمیں معلوم ہے کہ پی ٹی آئی سندھ کے اندر بھی فردوس شمیم نقوی صاحب کے خلاف جس طرح سے بات چل رہی ہے. سو ڈو یو تھنک دیٹ از آلسو ون آف دا ریزن کہ پارٹی پہ گرفت بھی ذرا کمزور ہے؟ نادیہ اس طرح ہے کہ آپ نے کبھی وہ بس سٹاپ پہ یا سڑک کے کنارے نا مداری والا کھڑا ہوتا ہے, اس کے پاس ایک ڈگڈگی ہوتی ہے جس کی آواز بڑی سہانی اور بڑی دل فریب ہوتی ہے, اور وہ ایک پٹاری کے اوپر وہ سیدھا سی چادر بچھا کے ایک لاٹھی ڈنڈا نیچے ہوتا ہے اور نیچے وہ ٹوکرا ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور بڑی دیر تک وہ لوگوں کو سحر میں مبتلا رکھتا ہے کہ اس کے اندر جو ناگ ہے یا اس کے اندر جو آئٹم ہے وہ یہ ہے, اس کی ساری خوبیاں بھلائیاں بتاتا ہے. لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب وہ پٹاری کے اوپر سے چادر ہٹاتا ہے, ڈگڈگی بجانا بند کرتا ہے, تو جو پٹاری کے اندر ہے وہی نکلے گا نا. اب جو تحریک انصاف جماعت تھی اور جو 2018 کے انتخابات سے پہلے بقول عمران خان صاحب نے الیکٹیبلز انہیں نہیں چاہیے تھے اور آزاد جیت کے آنے والے نہیں چاہیے تھے, اور کچھ احباب کی جنہوں نے براستہ نیب یہ محنت کی اور بہت سارے لوگوں کو دوسری جماعتوں سے توڑ کے 2 رنگ کا دوپٹہ پہنا کے بنی گالا میں اور انہیں مشرف با پی ٹی آئی کیا, تو جو کچھ ان کے پاس ہے, فیاض الحسن چوہان صاحب کو ہٹائیں گے تو پھر فردوس آپ آئیں گی, وہ ہٹیں گی تو پھر فیاض صاحب آئیں گے. سمسام بخاری جیسے سوبر آدمی اور خاندانی بندہ تو چل نہیں سکتا جو کسی کو گالیاں نہ دے, تو جو ہے وہی سامنے آنا ہے. اچھا, آپ نے فل مخالفت کرنی ہے ان کی کیونکہ صحیح آپ اپوزیشن میں ہیں, نہیں جو ہے بھائی جو ہے اس کے ہٹ سے کیا کریں گے, اس کے علاوہ کیا پیش کریں گے. اسی طرح ملک کو چلانے کے لیے ان کے پاس چلا چکے ہیں نا, مشرف صاحب کے ساتھ بھی تو تھے نا, آپ لوگوں کی جماعتوں میں بھی تھے نا, تب بھی تو ملک چل رہا تھا نا. تو اسی ہم بھی دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سب میں یہ برائیاں موجود ہیں. میں کہتا ہوں کوئی جماعت ایک جمہوری تعریف جو ہے سیاسی جماعت کی, میری جماعت سمیت اس کے اوپر پوری نہیں اترتی. میں کہتا ہوں کہ ہم سیاستدان بلیک میل ہو کے ادھر ادھر جاتے ہیں, مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے. اور جو بلیک میل کرنے والے میں ان سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ بھئی آپ بھی اسی پاکستان کے ہو, دوائی آپ کی بھی مہنگی ہوئی, آٹا آپ کا بھی چوری ہوا, چینی آپ کی بھی چوری ہوئی. اگر آپ کو کوئی پریشانی تھی تو وہ 2.5 سال میں دور ہوگی, اگر کوئی رہتی ہے تو وہ اور جتنا عرصہ ہے وہ باقی ساری بھی دور ہو جائیں گی, چاہے وہ پریشانیاں تھی چاہے غلط فہمیاں تھی. کہ وقت بالکل ختم ہو رہا ہے خٹک صاحب, یہ کیونکہ اب ذکر ہو گیا ہے یہ اندرونی سازش کا, آپ لوگ نون لیگ کی ٹوٹ پھوٹ تو بتا ہی رہے ہیں, ذرا اس پر ختم کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ود ان پارٹی ایسی لابیز ہیں جو پارٹی کو پھر کمزور کر رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ شاید ایز تحریک انصاف دکھانا چاہتے تھے, کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں کر پا رہے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں نادیہ کہ یہ ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں, اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو کہیں اور لگانا ہے اور کسی کو کہیں اور لگانا ہے تو میرے خیال سے اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق آپ کی پالیسی سے پڑتا ہے کہ آپ کی پالیسی ہے کیا. میں سب سے پہلے جو سندھ کے بھائی میرے پیپلز پارٹی سے ہیں, سندھ کے حوالے سے جس نے بات کی, میں خود بھی سندھ سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیوں کیا. اس لیے کہ آپ نے کراچی کو برباد کر کے رکھ دیا, اس لیے کہ آپ نے 685 ارب روپے جو ہیلتھ کا تھا وہ کھا لیا, اور صحت کا معاملہ کس طرح پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ کتے جو ہیں بچوں کو کاٹتے ہیں, اور 11,000 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں, آپ کنٹرول نہیں کر سکے. آپ کا ایک مالی جو ہے وہ اتنا 20 گریڈ کے افسر تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے گھر سے اربوں کربوں روپے نکلتے ہیں. دیکھیں یہ نہ آپ کی جماعت میں ٹوٹ پھوٹ ہے, بقیہ 2 جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہے اور سازشیں بھی ہوتی ہیں. آپ لوگ پرفارمنس کی بیس کے اوپر پورٹ فولیوز چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مان لیتے ہیں آپ نے جو اعلانات کیے یقیناً تاریخی ہیں, لیکن عمل درآمد جب ہوگا تبھی وہ خوشحالی آ سکتی ہے جس کے لیے آپ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں. اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو یہ محض اعلانات رہ جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.